नमस्ते विद्यार्थियों, बगलू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल कुमार सिपा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बीए पार्ट थर्ड इसमें बुक चला करती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस बुक का जो टॉपिक है हेक्सर ओलिन सिद्धांत, इनकी मान्यताओं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हेक्सर ओलिन जी का जो सिद्धांत था और रिकार्डो जी का जो सिद्धांत था, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ने वाले हैं कि हेक्सर ओलिन जी ने जो सिद्धांत बनाया है उस सिद्धांत की मान्यता क्या है। ये सिद्धांत जब बनाया गया है तो इन विभिन्न पॉइंटों को आप मानते हो, इन विभिन्न पॉइंटों को आप मानोगे तभी ये सिद्धांत लागू होगा। ये इसकी मान्यताएं हैं। तो आइए हम ज्यादा समझ नहीं लेते हुए इसकी मान्यताओं को पढ़ते हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले जो वीडियो बनाया था, इनके सिद्धांत का जो वीडियो बनाया था, एक बार उस वीडियो को अवश्य देख लें, अवश्य समझ लें, अवश्य पढ़ लें। उसके बाद में अगर ये आप वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये वीडियो उसी से रिलेटिव है, अर्थात उसी का दूसरा भाग है। ठीक है विद्यार्थियों, तो एक बार सभी बोर्ड की तरफ देखेंगे। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको व्यक्तिगत रूप से मैं पढ़कर भी आपको बताने वाला हूं। तो कोई भी विद्यार्थी जिसको ये दिखाई नहीं दे रहा हो बोर्ड पर या धुंधला दिखाई दे रहा हो तो वो चिंता ना करें, क्योंकि प्रत्येक लाइन को, प्रत्येक शब्द को मैं पढ़कर बताता हूं। ठीक है, आज हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो ऊपर लिखा है वो लिखा है हेक्सर ओलिन सिद्धांत की मान्यताएं, अर्थात हेक्सर ओलिन जो सिद्धांत दिया है उसकी मान्यताएं, ये ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है। आ जाइए इस तरफ, जहाँ पे लिखा है विद्यार्थियों बीए पार्ट थर्ड, अर्थात हमारे महाविद्यालय में ये जो बुक है बीए और बीएड पार्ट थर्ड इसमें चला करती है। जो बीए और बीएड पार्ट थर्ड में जो चल रही है, हम इसी बुक का आज टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आइए इसकी मान्यता प्रारंभ करते हैं। कुल मिला के इसकी जो मान्यताएं हैं विद्यार्थियों, वो 11 मान्यताएं हैं, 11 मान्यताएं हैं। प्रत्येक मान्यता को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, प्रत्येक पॉइंट को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं विद्यार्थियों। पहला पॉइंट है, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 2x2 का मॉडल प्रस्तुत किया गया, अर्थात 2x2 का मॉडल प्रस्तुत किया गया है। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो उस वीडियो में इन्होंने जो सिद्धांत बनाया था उनमें इन्होंने क्या दिया है विद्यार्थियों, देखेंगे एक बार। 2 देश दिए, 2 ही क्या लिए इन्होंने, साधन लिए हैं, और 2 ही इन्होंने क्या लिए विद्यार्थियों, वस्तुएं ली है। अर्थात इन्होंने क्या किया है, 2 ही तो क्या ली है, देश लिए हैं, 2 ही इन्होंने संसाधन लिए हैं और 2 ही इन्होंने वस्तुएं ली है। ये उदाहरण के तौर पर इन्होंने लिया है, परंतु मॉडल जो बनता है वो 2x2 का मॉडल बन गया है। ठीक है विद्यार्थियों, इनकी पहली मान्यता है कि आप अगर 2 देशों के मध्य अगर तुलना करते हो तो यह मान्यता यहाँ पर लागू हो जाती है। 2 ही देश होने चाहिए, 2 ही साधन होना चाहिए और 2 ही वस्तुएं होनी चाहिए। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, इसकी दूसरी मान्यता है वस्तु व साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो इन दोनों का कहना है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि वस्तु और साधन बाजार में जब पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाएगी तो ये सिद्धांत लागू होगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाएगी तभी तो आपस में लेन देन होगा, तभी तो आयात निर्यात होगा,
तभी तो वस्तु की कीमतें अलग अलग आएगी। अगर वस्तुएं ऑलरेडी कम बन रही है तो समान कीमतें रहेगी। तो यहाँ पर दोनों में क्या होना चाहिए, पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। जब पूर्ण प्रतियोगिता होगी तभी ये सिद्धांत जो है हेक्सल ओहलिन का सिद्धांत तब लागू हो जाता है। तीसरा विद्यार्थियों, श्रम पूंजी को आधार मानना। तो इनका सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही रहा है विद्यार्थियों कि इन्होंने केवल उत्पादन के जो साधन है उन साधनों में से एक तो श्रम और दूसरा पूंजी, श्रम और पूंजी जो है इन्होंने इन्हीं को क्या माना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार माना है। या हम यूं कह सकते हैं कि उत्पादन के इतने सारे संसाधन हैं, उनमें से इन्होंने केवल और केवल श्रम और पूंजी को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक साधन माना है, जो कि पूर्ण रूप से सही भी नहीं होता। क्योंकि आज का जो युग है वो प्रतिस्पर्धी युग है। इसमें उत्पादन के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। मिनिमम जो 5 संसाधन उनकी आवश्यकता में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने आधार किसको माना है, श्रम और पूंजी को ही इन्होंने केवल आधार माना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, चौथा पॉइंट हमारा कहता है परिवहन लागतें शून्य मानी गई है। बिल्कुल बढ़िया विद्यार्थियों कि इस सिद्धांत में कहीं पर भी परिवहन लागतों का उपयोग नहीं किया गया। इन्होंने परिवहन लागतों को क्या माना है, शून्य माना है। ठीक है विद्यार्थियों, अर्थात इन्होंने केवल उत्पादन के जो साधन है, साधन में कौन से 2, श्रम और पूंजी, उत्पादन के जो साधन है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या कर दी है। इन्होंने परिवहन लागतें जो थी उन परिवहन लागतों को इन्होंने क्या मान लिया है विद्यार्थियों, परिवहन लागतों को उन्होंने शून्य मान लिया। जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो परिवहन लागतें तो कंपलसरी आती ही आती है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी वाहन मालवाहक जो होगा वो फ्री में एक देश से दूसरे देश वस्तुओं को नहीं पहुंचाने वाला। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, साधन इकाइयों में समरूपता। ये बोल रहे हैं कि साधन की संख्याओं में भिन्नता हो सकती है, अर्थात एक देश में साधन प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं तो एक देश में कम हो सकते हैं, परंतु साधन की जो इकाइयां होगी वो इकाइयां सेम होनी चाहिए, उनमें समरूपता होनी चाहिए। यहाँ पर आयरन निकल रहा है तो वहां पर भी आयरन निकले। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर आयरन ज्यादा निकल रहा हो वहां पर कम निकल रहा हो, परंतु तुलना कर रहे हैं दोनों देशों में। अगर किसी वस्तु के आयात और निर्यात की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो उनमें समरूपता होनी चाहिए। आयरन आयरन होना चाहिए, आयरन और सिल्वर नहीं होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसकी साधन की जो इकाइयां जो होगी उनमें क्या पाई जानी चाहिए विद्यार्थियों, समरूपता पाई जानी चाहिए। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, साधन व वस्तु संख्या बराबर। साधन व वस्तु संख्या, साधन का मतलब क्या है विद्यार्थियों, इस सिद्धांत ने मान लिया है कि एक तो उत्पादन के साधन, इसके उत्पादन के साधन और वस्तु, इन दोनों की संख्या क्या होगी, समान होगी, जो कि वास्तविक जगत में देखने को नहीं मिलता। अर्थात जितने साधन होंगे केवल उतनी वस्तुएं बनेंगी। इन दोनों में क्या है, बराबर संख्या मानी गई है। साधन और वस्तुओं में क्या माना गया, संख्या बराबर मानी गई। सातवां विद्यार्थियों हमारे पास हमने 6 पॉइंट इधर पढ़ लिए, इधर हमने 6 पॉइंट लिखे थे, बाकी के पॉइंट हमने इस पार्ट में लिखे हैं, तो इस पार्ट में बाकी के पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो हमारे यहाँ आता है 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट कहता है कि साधन प्रत्येक देश में गतिशील है। तो ये कह रहा है कि ये सिद्धांत कहाँ पर लागू होगा, इस सिद्धांत की मान्यता है कि उत्पादन के जो संसाधन है वो प्रत्येक देश में, अर्थात दोनों देशों में गतिशील होनी चाहिए। गतिशील होंगे तभी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। हाँ, गतिशीलता में भिन्नता होगी ना तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। अगर ये भी 10 इकाइयां बना रहा है उसी रेट पर, वो भी 10 इकाइयां उसी रेट पे बना रहा है,
उसने साधनों का उपयोग ये कर रहा है, उतने साधनों का उपयोग दूसरा देश कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होगा? अगर ए देश अपने साधनों का ज्यादा उपयोग करता है क्योंकि वहां पर प्रचुर मात्रा में संसाधन पाए जा रहे हैं और बी देश में साधन कम मिल रहे हैं इसलिए वो कम मात्रा में साधनों का उपयोग कर रहा है, तो गतिशील तो साधन यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे प्रचुर मात्रा में संसाधन जो है गतिशील है और दूसरी तरफ बी देश की तरफ जाते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि वहां पर भी साधन तो गतिशील है परंतु कम गतिशील है। तो गतिशीलता दोनों में है परंतु गतिशीलता में क्या है? भिन्नता है और इसी भिन्नता के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हो जाता है। इसका आखिरी पॉइंट विद्यार्थियों, केवल साधन कीमत को वस्तु कीमत मानना। तो इन्होंने जो संसाधन की कीमत आई है, किसी वस्तु को बनाने के संसाधन जो कीमत होती है उसी को ही इन्होंने क्या माना है विद्यार्थियों? वस्तु की कीमत मान लिया है। अतः जितने भी आपने संसाधन परचेज किए हैं उन्हीं को वस्तु की कीमत मान ली, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हम संसाधनों को परचेज करने के बाद में हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस और करने पड़ते हैं, जैसे यातायात का हुआ, लेके आने का जाने का हुआ, मजदूरी का हुआ, तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करनी होती है परंतु इन्होंने ऐड नहीं की है। इन्होंने केवल क्या माना है? केवल जो साधन कीमत जो है, केवल साधन की जो कीमतें हैं उस साधन कीमत को ही इन्होंने वस्तु की कीमत मान लिया है और अन्य जो लागतें थी, अन्य की जो कीमतें थी जो उस वस्तु को तैयार करने में आवश्यक थी उनका क्या कर दिया है? अवहेलना कर दी गई है, अर्थात उनको इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, एक प्रकार से कहा जाए तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है इन्होंने उनको इग्नोर कर दिया, डायरेक्ट कॉस्ट जो है इनको जोड़ दिया। आगे देखते हैं, 9वां पॉइंट पढ़ेंगे विद्यार्थियों। अब हम 9वें पॉइंट पे लिखा हुआ है, दोनों देशों में उपभोक्ता अधिमान एक समान है। तो इसलिए मान्यता हमें यह कहती है कि दोनों जो देश हैं उन दोनों देशों में उपभोक्ता है उनका अधिमान एक समान होना चाहिए या एक समान है, ये मानकर ही इन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की है। वास्तविक जगत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, नामात्र का देखने को मिलता है, कम मिलता है, परंतु इन्होंने ये मान के चले कि दोनों देशों में उपभोक्ता का जो अधिमान है वो क्या है? एक समान है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की देखेंगे एक बार। 10वां पॉइंट पढ़ रहे हैं, अब टोटल 11 है। 10वां कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त केवल साधन कीमत का होना, अर्थात एक्शन ऑल इन सिद्धांत की मान्यता रही है। इस सिद्धांत जो व्याख्या करता है, मूल व्याख्या करता है, वो ये कहता है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो होता है, उसकी एकमात्र केवल एक ही शर्त है और वो शर्त है साधनों की कीमत में भिन्नता, जो कि पूरा सही भी नहीं माना जा सकता। केवल साधन की कीमत जो होगी, साधन की जो कीमत होगी वही क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एकमात्र शर्त होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होती है। उन जो और कोई लागतें होती है और कोई फॉर्मेलिटीज होती है उनको इन्होंने क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है, अर्थात उनकी अवहेलना कर दी है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे अब हम 11वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 10वां हमने पढ़ लिया है। इसका 11वां जो पॉइंट है वो कहता है साधन पूर्ति में भिन्नता होना, अर्थात अगर हमने दो देश लिए हैं तो दोनों देशों की जो साधन की जो पूर्ति है, अर्थात उत्पादन के संसाधनों की जो पूर्ति है, उनमें भिन्नता होनी चाहिए। सही बात है। अगर उत्पादन के संसाधनों में अगर भिन्नता नहीं होगी तो कीमत में कोई अंतर नहीं होगा, और जब दोनों में कीमतें में अंतर नहीं होगी तो उन वस्तुओं के बनाने की लागत एक ही आएगी। जब उन वस्तुओं की बनाने की लागत अगर दोनों देशों में एक ही आ रही है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि साधन पूर्ति में भिन्नता होनी चाहिए, अर्थात उत्पादन के साधन की जो पूर्ति है वो पूर्ति में भिन्नता अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे एक बार, ये नीचे कुछ लिखा हुआ है
कुछ प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल को एक बार हम समझ लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर K/L, K/L इन ए का ए क्या है विद्यार्थी, जब देखेंगे इस तरफ K का मतलब है यहाँ पर पूंजी, K का मतलब क्या है विद्यार्थी, यहाँ पर K का मतलब है यहाँ पर पूंजी से लिया गया है। पूंजी का सिंबल जो है वो क्या है, K है, जिसे हम अंग्रेजी में कैपिटल भी कहते हैं। और श्रम का सिंबल जो है वो है L। श्रम का क्या सिंबल है विद्यार्थियों, श्रम का सिंबल है L, जिसे हम अंग्रेजी में लेबर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और दिया हुआ है A और B। ये A और B तो लिखे हुए हैं यहाँ पर A और B। ये A B क्या है विद्यार्थियों, देश है, देश A और देश B। आइए अब हम इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं, इस प्रैक्टिकल को एक बार हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये प्रैक्टिकल जो कहना चाह रहा है वो K/L, अगर हम पूंजी और श्रम अगर A देश में देखें और इधर पूंजी और श्रम B देश में देखें, अगर ये दोनों अगर बराबर हो जाती है, अगर इस प्रकार से बराबर हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। अगर ये दोनों क्या हो जाएगी, इस प्रकार से अगर बराबर हो जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। और अगर ये दोनों बराबर नहीं हुई, ये दोनों बराबर नहीं होती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हो जाता है। अर्थात ये जो उत्पादन के संसाधन है, कैपिटल और लेबर, अर्थात पूंजी और श्रम, ए देश में जो पूंजी और श्रम है वो अगर बराबर नहीं है इसके बी देश के कैपिटल और लेबर के, अर्थात पूंजी और श्रम के, अगर इन दोनों में अगर संसाधनों में अगर भिन्नता पाई जा रही है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हो जाएगा। अब भिन्नता कैसी, भिन्नता कैसी, तो देखेंगे विद्यार्थी एक बार, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखते हैं विद्यार्थियों, एंड में देखेंगे हम, इसका मतलब होता है और, ठीक है, और के बारे में कह रहा है या तो स्थिति ये होनी चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। अब दूसरे न्यूमेरिकल में कह रहा है K/L इन A, अर्थात A देश में पूंजी और श्रम। ठीक है, ये बड़े का चिन्ह है, अर्थात बड़े का ये चिन्ह तो होता है, बड़े का चिन्ह है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, संसाधनों की प्रचुरता हो, संसाधन अधिक मात्रा में पाया जा रहा हो, किसकी तुलना में, बी देश की तुलना में, अर्थात K/L पूंजी बटा श्रम बी देश की तुलना में ए देश में अगर अधिक पाया जा रहा है, ज्यादा पाया जा रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखने को मिलेगा। और नीचे वाले न्यूमेरिकल में इसका उल्टा भी हो सकता है, अर्थात K/L ए देश में अगर कम पाया जा रहा है, यहाँ पर देखिए अब ये कम का सिंबल है, यहाँ पर कम पाया जा रहा है, इस देश में संसाधन जो है, ए देश में पूंजी और श्रम का संसाधन कम है और बी देश में पूंजी और श्रम का संसाधन अगर अधिक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों में संसाधनों की क्या हुई है, भिन्नता हो गई है। अब दोनों में संसाधनों की भिन्नता हो गई है तो इस जगह भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना संभव है। तो हमने जो मान्यता पढ़ी है विद्यार्थियों, ये मेन मान्यता है। फिर से एक बार देख लें, K का जो मतलब होगा वो होगा पूंजी से, L का मतलब होगा श्रम से, A जो होगा वो A होगा देश, और B जो होगा B भी क्या होगा विद्यार्थियों, देश होगा। अगर हम इस प्रकार से बराबर का चिन्ह को अगर यूं काट देते हैं, बराबर का हमने चिन्ह बनाया उसको काट दिया, इसका मतलब क्या है कि दोनों में क्या है, असमानता है, अर्थात संसाधनों में क्या है विद्यार्थियों, असमानता पाई जा रही है। और इन चिन्हों को आप जानते हो, बड़े का और छोटे का, अर्थात यहाँ पर प्रचुरता ज्यादा है और यहाँ पर संसाधनों की प्रचुरता इस जगह कम है। तो दोनों सिंबल एक अलग अलग शो प्रदर्शित करते हैं। तो हमने जो मेन मान्यताएं जो है इसकी, वो मेन मान्यताएं पढ़ ली है। ये मान्यताएं इतनी ही है। एक बार इस वीडियो को देखने से पहले फिर मैं बोल रहा हूँ
कि इसका पहले वाला वीडियो जो है वो आपको देखना आवश्यक है। धन्यवाद।